हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल और मेरी आवाज़ सभी तक बराबर बुलंद तरीके से पहुंच रही है. सो गुड इवनिंग एवरीवन हु इज़ देयर इन द क्लास एंड लेट अस बिगिन टुडे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे. एंड टुडे आई नो कि मुझे किस क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करनी है क्योंकि क्लास के पहले मैंने ये देख लिया कि मैंने कल कितने सवाल कराए थे. ठीक है. So I have to start from question number 51. Let us begin. Okay, let us begin from question number 51. पढ़ो जरा. कह रहा है एवरेज सैलरी जो पर हेड है सारे कामगारों की, श्रमिकों की, वर्कर्स की, वो 60 रुपये है एवरेज ओवरऑल. और कह रहा है जो एवरेज सैलरी पर हेड है 12 ऑफिसर्स की वो 400 है. आपको बताना है एवरेज सैलरी पर हेड बाकी का 56 रुपये दे रखा है, तो बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंस्टीट्यूशन में कितने हैं. तो देखिए कैसे आप समझोगे. आप कहोगे ओवरऑल एवरेज आपको 60 दिया है, कुछ लोगों का एवरेज आपको 400 दिया है और ये कुछ लोग कितने हैं, 12 लोग हैं. कुछ लोगों का एवरेज आपको यहां पर 56 दिया हुआ है. अब अगर मैं इसमें चुपचाप एलिगेशन लगा दूं तो मुझे रेशियो मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा 4 और यहां मिल जाएगा आपको 340. अगर आप इसको चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 रेशियो 4 8 32 4 5 20 1 रेशियो 85. क्लियर है, सभी को दिख रहा है. ठीक है. इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर ये है कि टोटल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. सो आप यहां से भी कर सकते थे कि ये जो 4 पार्ट है ये 12 के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 3. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई मत करो. तो ये बताओ कि अगर 4 पार्ट 3 से गुणा करके मिल रहा है तो ये 340 किसके बराबर होगा, 3 से गुणा कर दो. 34 तो ये आपका कितना होता है 102, तो ये 1020 हो गया. तो 1020 और 12 मिला के कितना हो गया आपका 1032. ये आंसर हो गया आपका बी. सीधा सा सवाल है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको 456 और 60 दिया है. देखो ये कह रहा है कि मेरा नाम लीजिए, तुम्हें पता नहीं है नाम लेने का अलग से पैसा लगता है. 101 रुपीज़ फॉर 1 कॉल आउट ऑफ योर नेम. ओके. सो ये बोलो नाम मत लो. अगर मैं नाम ले लूंगा ना तो 101 रुपये जमा करना पड़ेगा तुम्हें कल. ठीक है. 10 बार ले लूंगा तो 1010 रुपये. ऐसी गलती मत करो. 1032. क्लियर हो गया सभी को. चलो अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जो एवरेज मंथली सैलरी है 19 लोगों की एक ग्रुप में वो 6000 है. एक मेंबर जिसकी मंथली सैलरी 20,000 है उसने ज्वाइन किया है, तो एवरेज सैलरी ग्रुप का कितना हो जाएगा. आप कहोगे 6000 अगर लेकर आया होता तो एवरेज नहीं बदलता, बट ये 20,000 लेकर आया है तो इसने ग्रुप में 14,000 का सरप्लस क्रिएट करा है और वो 20 लोगों में बांट दो. क्या ये बात सही है जो मैंने कहा. 19 मेंबर का एवरेज 6000 था. एक आदमी आया जिसकी मंथली सैलरी अगर 20,000 है और उसने ज्वाइन किया, तो मैंने कहा 14,000 का सरप्लस लाया, ये 20 लोगों में इसको बांटेंगे और फिर हमें निकलेगा इसका एवरेज. क्या ये सही है या गलत है, बताओ. टेल मी. यहां से कुछ भी सही नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है कितनी, 700 आ रही है, और अगर ये 700 आ रही है तो ये है 6700 इसका आंसर. दिस इज द आंसर. सो जो आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं इसमें कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है. माइट भी वो 6000 ना हो, 16000 हो, क्योंकि आंसर उस रेंज में दिख रहे हैं. अगर वो 16000 होता तो आप कहते वो 4000 एक्स्ट्रा लेकर आया है और वो हम 20 लोगों में बांट रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी 16200 हो जाती है. ठीक है. तो शायद वो कहना यही चाह रहे हैं कि 16000 है. तो एक काम करो, इसी को कर लेते हैं, इसको ना करेक्ट कर लो. इसको करेक्ट करके आप कर लो 16200. 16000 कर लो, देन योर आंसर विल बी 16200, जो कि मैच कर रहा है, तो 16000 ही होगा. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो एवरेज एज है 7 लोगों का एक परिवार में वो 40 साल है. कह रहा है इस फैमिली में अगर 3 आदमी, 3 औरत और 1 बच्चा है, तो अगर एवरेज एज 3 मेन का 48 ईयर्स है और एवरेज एज 3 वीमेन का 44 साल है, तो बताना है बॉय का एज कितना है.
तो बहुत ही आसान है, 4 सत्ते 28, 280 टोटल है, 48 इंटू 3 144 हो जाएगा, 44 इंटू 3 132 हो जाएगा। बताओ जरा बच्चे की उम्र कितनी, ठीक है। सो बॉय की जो एज है वो कितना होगा, आपने कहा सिंपली 280 माइनस 144 माइनस 132, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 276 हो गई। 280 में अगर आप 276 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 4 साल, 4 ईयर्स। सीधा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन ये वो करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट एनीवे इफ यू वांट टू डू दैट आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। 3 men 3 women, 48 44 एवरेज कितना हो गया 46। तो यहाँ जो 6 लोग हैं इनका एवरेज निकालोगे तो 46 आएगा। अब आप क्या कह रहे हो कि सातवां जो है, सातवां मेंबर जो भी है, जो कि आप बोल रहे हो बॉय है, उसकी एंट्री से एवरेज कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आप कहोगे अगर ये 46 लेकर आता तो एवरेज में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन इसने क्या किया है, एवरेज को अगर 40 कर दिया है तो 6 से एवरेज गिरा दिया है। तो आप इसमें 6 इंटू 7 माइनस कर दो, 46 माइनस 42 कितना हो गया 4 हो गया, 4 आंसर आ जाएगा। कुछ भी कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, फाइन, आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी। सो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सवाल देखो, ठीक। कह 3 साइंस की क्लासेस हैं A B C, उनमें टेस्ट होता है। एवरेज स्कोर जो क्लास A का है वो 83 है, एवरेज स्कोर जो क्लास B का है वो 76 है, एवरेज स्कोर जो क्लास C का है वो 85 है, एवरेज स्कोर जो A और B का है वो 79 है, B और C का है वो 81 है। बताना है एवरेज स्कोर क्लास A B C का कितना है। देखो A B C इन तीनों के अलग अलग नंबर पता है हमें, उनका अलग अलग एवरेज मालूम है, कितना है 83 76 85। बाद में पूछा है कि A B C का कंबाइंड एवरेज बता दो, तो ऐसा नहीं करना आपको समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग बाई 3, नो, क्योंकि ABC क्लास में कितने बच्चे हैं ये अभी नहीं मालूम है, तो मुझे उनका क्वांटिटी रेशियो यानी वेट रेशियो भी जानना पड़ेगा, तभी मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो जो बाकी डेटा दिया है उसका यूज करके आप क्वांटिटी रेशियो निकालिए। सो आपने कहा कि मेरे पास A है, मेरे पास B है और मेरे पास B है और मेरे पास C है, इनका कुछ डेटा दिया हुआ है। देखिएगा यहां पर जो वैल्यू आपको दिया है, A का दिया है 83, B का डेटा कितना दिया हुआ है आपको 76, और A और B का कंबाइंड एवरेज आपको 79 दिया है। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको इसका रेशियो कुछ मिलता हुआ दिखेगा कि A और B का रेशियो कितना है 3:4 है। फिर आपने कहा B 76 है और C की वैल्यू आपको दिया है 85, और बोला है आपको कि जो B और C का एवरेज है वो कितना है 81 है। तो यहाँ से ये वैल्यू 4 के बराबर हो गई और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई 5 के बराबर हो गई, रेशियो आ गया 4:5। अब मैं ABC को कंबाइन करने जा रहा हूँ, ABC। सो ABC को अगर आप कंबाइन करोगे तो रेशियो क्या मिलेगा 3:4:5 मिला, यस। अब A की वैल्यू तुम्हें पता है 83, B की वैल्यू तुम्हें पता है 76, C की वैल्यू तुम्हें पता है 85 और तुम्हें निकालना है एवरेज। अब चुपचाप एक काम करो, तुम मान लो कि एवरेज मेरा 80 है। देखो एवरेज 76 से बड़ा होगा और 85 से छोटा होगा, हमने कहा मानते हैं कि मेरा एवरेज 80 है। अब ध्यान से देखना, A जो है 80 के रेस्पेक्ट में +3 का डेविएशन रखता है, +3 इंटू 3 कितना होगा +9 का डेविएशन। ध्यान से देखो, फिर देखना ध्यान से, जो 76 है तुम्हारा ये 76 -4 का डेविएशन रखता है। सो ये -4 इंटू -4 बनेगा -16। ये जो 85 है ये +5 का डिविजन रखता है, 5 इंटू 5 बनेगा 25, और ये कितने भागों में बटेगा 3 4 3 7 और 5 12। तो आपकी ये वैल्यू जो हुई 16, 25 9 34, 34 माइनस 16 हो गया 18, और 18/12 अगर तुम यहाँ लिखते हो, 18/12 अगर तुम यहाँ लिखते हो तो 18/12 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 18/12 तुम्हारा हो जाएगा 1.5। तो ये जो 1.5 निकल के आया 80 में जुड़ेगा और तुम्हारा फाइनल उत्तर कितना हो गया 81.5, 81.5 विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिली डाउट इज एलिगेशन कब लगाना है, एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बेसिक जानकारी ये है एलिगेशन की कि जब कभी 2 ग्रुप्स हैं जिनमें क्वांटिटी अलग अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अलग अलग है, एक का एवरेज अलग है दूसरे का एवरेज अलग है,
तब एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, 81.5 तुम्हारा उत्तर आ गया। जो डेटा दिया था उससे ए और बी का रेशियो निकाला, फिर हमने बी और सी का रेशियो निकाला और फिर हमारा आंसर आ गया। रेशियो से मल्टीपल क्यों किया? ओके, देखो ऐसा है, अगर ए इकलौता होता तो डिवीजन हम लिखते +3। वेटेड एवरेज में क्या होता है, क्वांटिटी बराबर नहीं होती हैं, 1:1:1 नहीं होता है। यहां कह रहा है कि ए की 3 क्वांटिटी है तो बी की 4 है तो सी की 5 है। दे आर नॉट सिंगल क्वांटिटी। सो अगर मैं कह रहा हूं कि ए का एवरेज 83 है तो 1 होता तो डेविएशन +3 होता। यहां 3 है भैया, तो +3 × 3 नहीं होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेशियो फॉर्मेट दे आर नॉट 1 1 1, दे आर 3 4 5। कंक्रीट पूछो कि क्या समझ में नहीं आया, ऐसी बातें मत बोला करो, ये वाला समझ में नहीं आया। ये वाला कौन है, ये वाला क्या होता है, इसमें कौन सा भाग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ए और बी 3:4 में है, ये समझ में नहीं आया। बी और सी 4:5 में है, ये समझ में नहीं आया। ए और बी सी का कंबाइंड रेशियो 3:4:5 है, ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि देयर आर मेनी तरीके। अगर आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक तरीका और बता दूंगा आपको। मेथड 2 आप ये कर सकते हो, मेथड 2 आप ये कर लो कि जब हमने निकाल रखा है कि ए बी सी का रेशियो 3:4:5 में है, तो आप एक काम कर लो कि जो फाइनल एवरेज है वो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 3 × 83, 83 × 3, A1W1 प्लस A2W2, 76 × 4 प्लस A3W3, दैट इज 85 × 5 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3, 4 3 7 5 12। ऐसे कर लो, यहां से भी वैल्यू तुम्हारी वही आएगी 81.5। ठीक है, 80 एवरेज कैसे आया? देखिए ऐसा ध्यान से समझो, 80 एवरेज आया नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हम एवरेज मान सकते हैं, एज्यूम्ड एवरेज है ये, और फिर हम सबका डेविएशन निकाल के इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका तरीका पढ़ाया हुआ है मैंने। 80 को मैंने एवरेज माना है क्योंकि मुझे दिख रहा है उसी रेंज में नंबर्स लिखे, तो हमने कहा 80 को मानते हैं कि मेरा एवरेज है। तो +3 × 3 डेविएशन आया -16, फिर जो डेविएशन आया उसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1.5 आया, करेक्ट हो गया एवरेज। तो इसका तरीका मैंने पढ़ाया हुआ है। 80 इज एज्यूम्ड एवरेज। हाउ डू वी नो स्टूडेंट्स आर नॉट सेम इन ऑल क्लास? अरे पढ़ लो दीपक जोशिया जी, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? हाउ डू वी नो, वाई डू वी नो? जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, क्वेश्चंस एंड यू एंड मी, डोंट फोकस ऑन अदर्स। यहाँ रिश्ता बनाने नहीं आए हो तुम, पढ़ने आए हो, सीखने आए हो। ओके, क्या कंफ्यूजन हो गया? A1W1 कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन में दोनों स्कोर्स हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कौन से दोनों स्कोर्स हैं भैया? ये देखो W1 क्या होता है, क्वांटिटी रेशियो। ये स्कोर है, ये स्कोर है, ये तुम्हारा W1 नहीं है, ये क्वांटिटी रेशियो है। इसको कंबाइन करेंगे तो वेट्स मिलेंगे। कंफ्यूजन नहीं है, पाल रहे हो तुम, कंफ्यूजन मत पालो। एवरेज 81 एज्यूम कर सकते हो, यस 81 82 89 जो मर्जी एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़िए सवाल। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 16 years इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 4:5:7। पता है कुछ लोगों को क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग चैट लगती है। हाँ जी, तो कई बार लगता है अरे ये चैट तो हमें दिख नहीं रहा है, सर ने पढ़ा कैसे? तो उनका पूरा मन ना चैट में लगा रहता है। ऐसा मत करो कि जीवन चैट करते वक्त निकल जाए। पढ़ लो, सीख लो। 3 बच्चों की जो उम्र है वो 16 साल है एवरेज, और उनका जो रेशियो दिया है वो 4:5:7 दिया हुआ है। यंगेस्ट बॉय की उम्र क्या है? सवाल हमें लग रहा है कर चुके हैं, है ना? टोटल कितना होगा? 48 होगा। 5 4 9 7, देखो नहीं करूँगा इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल कर चुके हैं। ये कल करा दिया था, याद है ना? गलती से हो गया था ऐसा, ठीक है, गलती से हो गया था सवाल, पर फिर भी कर देता हूँ क्योंकि नोट्स में गया नहीं है। फिर से जल्दी जल्दी करूँगा। देव, नीरज और पीयूष है। देव, नीरज और पीयूष,
इनका जो एज का रेशियो आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि 7 साल बाद 7 years हेंस 65 साल इनका एवरेज एज होगा। तो देखो 7 साल बाद अगर किसी का एवरेज एज 65 साल होगा, ध्यान से देखना, 7 years बाद, तो मैं अगर 7 साल वापस जाऊंगा तो सबकी उम्र 7 साल कम हो जाएगी। अगर सबकी उम्र 7 साल कम हो जाएगी तो जो एवरेज एज यहां तुम्हें मिलने वाला है ये होगा 65 - 7, जो कि होगा आपका 58 years। तो यहां पर एवरेज एज आप लिख सकते हो कि जो ये t इज इक्वल टू अगर 7 है, 7 years हेंस, तो ये आपका है t इज इक्वल टू 0, 58 है। आपसे कह रहा है कि देव की जो प्रेजेंट एज है वो 11/18 है ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ नीरज एंड पीयूष। सो देव की जो एज है ये 11 होगी अगर इन दोनों का सम कितना होगा, 18 होगा। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है पीयूष और नीरज की वो 19:8 में है। अब देखो 19:8 जो होता है इसको मुझे 18 को 19:8 में बांटना है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि देखो ये जो वैल्यू आती है टोटल ये 27 आती है, तो मैं कहूंगा यहाँ 27 का मल्टीपल होता तो अच्छा होता, तो मैंने इसको 54 बनाया। तो यहाँ 3 से अगर गुणा करूंगा तो देव बाबू भी 3 से गुणा हो जाएंगे। और ये जो वैल्यू है अब मेरे पास 54 जो है नीरज प्लस पीयूष, ये मुझे डिवाइड करना है 27 टुकड़ों में। तो आप कहोगे कि इसका मल्टीप्लायर आ जाएगा 2 मल्टीप्लायर आ गया, तो 19 दूना 38 हो जाएगा ये, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो रेशियो बन गया आपका वो बन गया 33:38:16। अब आगे जानकारी देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ देव एंड नीरज। सो देव और नीरज की जो प्रेजेंट एज है इसमें आपको अंतर निकालना है। सो आपको दिख रहा होगा कि ये जो अंतर है इसमें आपको दिख रहा है 5 आ रहा है, राइट, 5 आ रहा है। 33 देव और नीरज की एज में अंतर 5 आ रहा है। ठीक है, सो मुझे कैलकुलेट कराना है, करो। कैसे होगा कैलकुलेट, देव और नीरज की एज में निकालो। सो देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे 58 एवरेज है, पहले मुझे मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। सो आप कहोगे इसका एवरेज निकालो। सो आप कहोगे 33 + 38 + 16/3, ये एवरेज होगा। और ये किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, 58 को। जरा कैलकुलेशन देखो, ये कितनी आई आपकी 33, ये 54 हुआ कि नहीं हुआ, ये वैल्यू 54 हुआ। 54 और 33 कितना होगा, 87 होगा। तो ये 87/3 आपको दिख रहा है। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, आप कहोगे 3/87 इंटू 58, 29 दूना 58, 29 3 87, 3 से 3 कट गया, एक पार्ट आपका 2 के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया। तो एक पार्ट अगर 2 के बराबर आ गया तो आपका आंसर आ चुका है। कैसे कैसे आंसर आया। अच्छा क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस बिटवीन द, यहां उल्टा लिख दिया क्या मैंने। अच्छा पीयूष एंड नीरज था ना, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो करना कुछ नहीं है मुझे, बस नंबर्स को ना सही कर देना है। हटा दो इसको, इसको उल्टा कर देते हैं बस, 16 और वो करना है ना, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या है ना, ये जो वैल्यू है ना ये मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 38 आएगा। सही कर लो, 16 और 38 हो गया। तो इनका जो अंतर आ रहा है ना, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 37, ठीक है, सॉरी 17 आ रहा है अंतर, ठीक है। 17 देखते ही आप सोच सकते थे कि 17 का मल्टीपल मेरा आंसर अगर आएगा तो 34 ही आएगा। तो ये पहले भी दिख रहा था, बट एनीवे आपने कैलकुलेशन कर लिए। तो मल्टीप्लायर आपका 2 आ गया, 17 इंटू 2 आपका आंसर हो गया, जो कि 34 हो गया, 34। वैसे भी 17 अंतर दिखते ही आपको 34 दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ऑलराइट। सभी को समझ में आ रहा है, इस सवाल में कोई भी दम नहीं है, दोबारा डिस्कशन हुआ है, ओके। आप सोच सकते हो मेरी मेमोरी कितनी खराब है, कल ही डिस्कशन किया, मुझे आज ही याद नहीं है ठीक है। ये याद है कि हाँ दोबारा डिस्कस किया था, क्योंकि एक बड़ा कांड हुआ था ये, हैं मैंने शुरू कर दिया और आप, लेकिन मेरे सवाल के अंदर फिर से कुछ याद नहीं है ठीक है। दिस इज द प्रूफ। एंड ऐसा नहीं कि मेरी मेमोरी खराब है, आपको पता है मेरी मेमोरी बहुत तेज है, पर मैं विलिंगली सवालों के प्रति मेमोरी बना के नहीं रखता हूं, आई इरेज इट कंप्लीटली।
ठीक है। सो इफ आई गो आउट ऑफ द क्लास एंड समबडी कम्स एंड सेज कि ये क्वेश्चन आपने अभी डिस्कस किया था क्या, तो 90% चांसेस हैं कि मुझे याद ही नहीं आएगा, ठीक है। आई इरेज इट कंप्लीटली, ओके। सो बिकॉज देन ओनली आई कैन शो यू हाउ नेचुरली आई कैन थिंक। पढ़िए, द एवरेज एज ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 83.3 years. 42% students are boys and the rest are girls. If the ratio of the average age of boys and girls is 11:13, then what is the average age of the girls? निकालो जरा, ठीक है। ऐसा सवाल इस साल मेंस में भी आया है, जब मैं कर रहा था अभी 15 तारीख का पेपर सॉल्व यूट्यूब पर, तो वहाँ दिखा था ऐसा कोई सवाल। तो यहाँ 200 स्टूडेंट्स का एवरेज आपको कितना दिया है? 83.3, ओके। क्लियर और नॉट? 42% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, तो क्या होगा आपका रेशियो? अगर देखोगे तो 42 और 58, 42 और 58 कितना बनेगा आपका? 21:29 हो गया, ठीक है। अगर रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज गिवन टू बी 11 and 13, तो यहां कह रहे हो आपके बॉयज का एवरेज कितना है? 11x। अच्छा, यहां देखना, ये वैल्यू जो है ये बॉयज है, ये गर्ल्स हैं, और एवरेज एज में भी बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, सो 11x and 13x। और ओवरऑल एवरेज आपको कितना दिया हुआ है? ओवरऑल एवरेज आपको 83.3 दिया हुआ है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस। सो आप इसको देखोगे और कहोगे कि ओवरऑल जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 11x इंटू 21, जो कि हो जाएगा 231x प्लस 13 इंटू 29, दैट इज 390 माइनस 13, सो 377x डिवाइडेड बाय 21 प्लस 29 50, और ये वैल्यू कितना है? 83.3, ओके। अब इसको सम करो, 231 और 377 का सम निकालो तो कितना आएगा आपका? 608 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? ओके, प्लीज देखो मैंने क्या किया, अप्रॉक्स पूछा है उसने। सो मैंने आपको ये बोला सबसे पहले कि देखो ये कैलकुलेशन करा मैंने, 11x 13x लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेशियो में पहले ही लिख चुका हूँ। फिर मैं निकाल रहा हूँ 11 इंटू 21 231x, 13 इंटू 29 निकाला 377 आ गया मेरा, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद मैंने वैल्यू लिखी तो 608x बटा 50 इसके बराबर आ गया। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है गर्ल्स का एवरेज एज जो कि 13 इंटू एक्स होगा, ठीक है, 13 इंटू एक्स होगा। अब देखो आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो देखना है इसमें क्या आंसर होगा, पूरा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, बस थमे रहो, रुके रहो। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है रफली 1.2 के आसपास आएगा, 1.2 या 10.2 या 12 के आसपास आएगा। देखो 50 से अगर ये डिवाइड होगा तो ये 12 के आसपास आएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट। और अगर ये 12 के आसपास आएगा तो 12 7 84 70 के आसपास वैल्यू आएगी। ओनली पॉसिबल आंसर इज ए, दैट्स इट, नो नीड टू सॉल्व इट। बट क्या ये जो मैंने किया है सही है? नहीं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यस समझ में आ गया, अरे भैया तुम्हें 13x निकालना है। सो अगर मैंने तुम्हें x की वैल्यू निकलवा भी दी, देखो ध्यान से, अगर मैंने तुम्हें x की वैल्यू निकलवा दी, मैंने कहा ये 1.2 आ गया लगभग, मतलब 12 के आसपास आ गया, ये 7 के आसपास बन गया। फिर तुम 13 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 13 को अगर तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 91 के आसपास वैल्यू आएगी, तुम्हारा आंसर बनेगा ये सी ऑप्शन। आप बताओ कितने लोगों को समझ में आया चीज? 89 इज द आंसर, कुछ भी नहीं करना होता है। और वो मल्टीपल वाले शेर लोग कहाँ हैं जो कहते हैं ओ 13 का मल्टीपल होगा तो 65 आएगा, या तो वो पहले कहेंगे एग्जाम में जाएंगे कहेंगे आंसर तो 13 का मल्टीपल होना है तो सी तो हो ही नहीं सकता, और पता लगा आंसर ही सी निकला है ठीक है। तो वो धुरंधर कहाँ हैं? जीवित हैं कहीं, जो हर बार मल्टीपल देखते हैं बिना जानकारी के? मल्टीपल तुम तब देख सकते हो जब अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इट इज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, मल्टीपल देख भी मत लेना वरना यही होगा हाल। 65 52 117
So look what I'm doing, I'm not calculating it, I'm again explaining. Roughly can you see कि ये 12 के बराबर होगा, 50 इंटू 12 600 होता है. ये अगर 12 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 सत्ते 84, लगभग 7 के आसपास, 7 के आसपास आ गई. और अगर 7 के आसपास आ गई तो 13 इंटू 7 कितना हो गया? लगभग 91 हो गया. और लगभग अगर 91 हो गया तो उसके नियरेस्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन. बस वही करेक्ट हो गया. सो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं कि x की जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये आ गई आपकी 83.3 बटे 12, और इसको डिवाइड किया हमने तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि ये वैल्यू 7 के आसपास है. बस अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना. तो 13 इंटू 7 अगर आपने कैलकुलेट किया अप्रोक्सीमेटेड तो ये 91 आया. 91 के आसपास जो वैल्यू है करेक्ट हुई है, सी ऑप्शन. ओके क्लियर. इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अब कुछ लोग कहेंगे सर एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे? एग्जैक्ट निकालने का तरीका क्या है? एग्जैक्ट डिवाइड करो. मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूं? एग्जैक्ट निकालना है तो आप ऐसे करो. आप कहोगे 83.3 बनेगा, इसको 50 से गुणा करेंगे, थोड़ी सी मदद कर दूंगा, बटे 608 करेंगे. फिर आप कहोगे कि मुझे तो 13x निकालना है, तो मैं कहूंगा इसको 13 से गुणा करो. ठीक है, क्लियर और नॉट? इतना करने के बाद फिर भैया लग जाओ. अब इतना काम कर सकते हो तुम. देखो 83.33 को अप्रोक्सीमेट करके तुम ये भी लिख सकते हो 500 बटे 6. जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा तुम्हारा. दो आप देखोगे कि आपका जीवन कुछ भी सरल नहीं हुआ है, कैलकुलेशन तब भी भरी पड़ी है, तब भी तुम करोगे यही. आप इसको 500 बटे 6 अगर लिखते हो तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? 25,000 इंटू 13 बटे 608 इंटू 6. So it is not saving much of the time, though if you want to divide you can go through this route. तो ये हो गया आपका 3648. ऊपर जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 25 इंटू 13 जो कि होती है 325. नाउ यू डिवाइड दिस एंड सी. सो आपको अगर रफली मेरे को 0.9 टाइम्स अगर मैं देखूं इसका अप्रॉक्सीमेटली तो उसी के आसपास पहुंच जाओगे आप, क्योंकि 360 अगर आपके पास है, 36 का 9 गुना कितना होता है? 270 और 54 324 होता है. तो यू कैन सी इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स. तो आंसर 90 के करीब होगा. आंसर आपका 89 होगा. जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना वो ज़्यादा सही है. ओके समझ में आई बात कि नहीं? फर्स्ट मेथड सही है. ओके जो तुम्हें सही लगे वो करो. पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन सही रूट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा. ये देखो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 250 एंड 780 व्हिच आर डिविजिबल बाय 17. 17 से डिवाइड होने वाला हर नंबर जो 250 से 780 के बीच में है उसका आपको मान निकालना है. क्या आंसर है इसका? डी ऑप्शन. क्यों? क्योंकि 17 से डिवाइड होने वाला हर नंबर अगर मैं जोड़ डालूं तो वो भी 17 से डिवाइड होगा. विडंबना ये है कि इसमें केवल डी ऑप्शन है जो 17 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका सही होना उसकी मजबूरी है. तो जब ऑप्शन कमजोर हो तो उनका फायदा उठाइए. कमजोरों का फायदा दुनिया उठाती है, हम क्यों नहीं उठाएंगे? कई लोग कहते हैं नहीं सर हमने सिविक्स में पढ़ा है कि कमजोरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए. तो ऑप्शन अगर कमजोर भी हैं तब भी हम मजबूती से डटे रहेंगे और समय की घोर बर्बादी करके उचित माध्यम से ही अपना उत्तर निकालेंगे. लेकिन अगर आप हर बार उचित माध्यम से अपना उत्तर निकालेंगे तो आपके साथ बहुत अनुचित होगा. ठीक है, इम्तिहान में अप्रॉक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है. अच्छा मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेशन. वही तो सीखने आया हो तो सीखो. जब जब कराता हूँ देखो क्या करता हूँ. स्किल के लिए काम करना पड़ता है. ठीक है, एनीवे लेट्स सॉल्व इट. सॉल्व करें. ठीक है, तो 17 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 250 के करीब है वो है 17 इंटू 17 289. क्या बात सही है? सरासर गलत. ठीक है, देखो 17 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है, पहले आप 17 इंटू 15 देखो क्या होता है. 170 और 85. 170 और 85 कितना होता है? 255. ये 17 का नियरेस्ट मल्टीपल है, 250 से जस्ट ऊपर है. और अगर आप 780 तक जा रहे हो आप जरा बताओ कौन सा मल्टीपल आपका आखिरी होगा. सो आप कहोगे मैं 17 को अगर 40 बार करूंगा तो 680 मिलता है 45 बार, क्योंकि
अगर 6 बार और जोड़ोगे ना तो 102 जोड़ेगा, राइट? तो आप 782 पे पहुंच जाओगे। तो ये नंबर आखिरी मल्टीपल होगा। तो करके देख लो आप, 680 प्लस 85 765, ये 17 का आखिरी मल्टीपल। अब अगर आपको इसका सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे 17 अगर कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा? 15 प्लस 16। एवरेज निकालना है आपको, सम नहीं निकालना है, एवरेज निकालना है। सो 15 प्लस 16 ऐसे करके जाओगे आप आगे। ऑलराइट, कहां तक जाओगे आप? 45 तक जाओगे आप। अब एवरेज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए एवरेज निकालने के लिए, ये लिखना ही नहीं था मुझे पता है ये 15 से लेके 45 तक कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आएंगे। तो जो मेरा एवरेज बनेगा वो बनेगा 17 इंटू 15 प्लस 45 बटे 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कितना हो गया आपका? 60 हो गया। 60 बटे 2 कितना हो गया? 30। और ये वैल्यू कितनी आई? 510, 510। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, क्योंकि बिकॉज वी जस्ट नीड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, वी नीड नॉट टू राइट एवरीथिंग, बट वी नीड टू नो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो जो कि 17 कॉमन लेने के बाद बचेगा 15 प्लस 45 बटे 2 और 510 आपका आंसर आ गया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखो, ये सवाल आपसे कह रहा है कि 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका एवरेज डी है। जाहिर सी बात है, मिडिल नंबर होगा, 7 नंबर है तो। और जो सीरीज है इसको एक्सटेंड किया आपने टू द बोथ साइड्स बाय एडिंग 3 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड एडिंग 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ making it a series of 14 consecutive odd numbers. Then what is the new average of these 14 consecutive odd numbers? Can you tell me what is the new average? न्यू एवरेज चौथा ऑप्शन भी देख लो क्या है। ओरली क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये पता है, ओरली पढ़ो और आंसर लगा दो। तो इसका आंसर क्या है? d+1। कैसे? राइट, अंडरस्टैंड। आपने बोला d यहां पर एवरेज है जब 7 हैं, 1 2 3 यहां रखे हैं, 1 2 3 यहां रखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब आप कह रहे हो हम क्या करेंगे, 3 और डालेंगे इधर और 3 और डालेंगे इधर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एवरेज डी रहेगा, क्योंकि आपके 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, 13 नंबर है। बस आप ये कह रहे हो कि एक और डाला है एक्स्ट्रा हमने, 14th नंबर। तो यहां तक एवरेज बैलेंस है क्योंकि मिडिल नंबर डी है। इसके बाद हम कहेंगे एक और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आया तो एवरेज में क्या होगा? आपको पता है, एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जुड़ने से एवरेज जो है आपका 1 से बढ़ जाता है। सो अगर आपने एक ही जोड़ा है, वो भी जोड़ा है कहां पर? सबसे राइट में, इट विल बिकम t+1। लेकिन अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों में जोड़ रहे हो, इस तरह से सीरीज बना रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरेज आपका डी रहेगा। सो इट विल नॉट बी d+2, इट विल बी d+1। समझ में आया सभी को? ओके, क्लियर और नॉट? कंसेक्यूटिव इवन ऑड में क्या फर्स्ट प्लस लास्ट हो सकता है? अरे भैया, फर्स्ट प्लस लास्ट एपी में हो सकता है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स तो एपी होता ही होता है, तो वहां क्यों नहीं होगा? कुछ लोग कह रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट बताओ। मतलब पहले 2 दिन क्या किए हम? सब्जी बेच रहे थे यार। ये डिस्कस नहीं हुआ है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में मिडिल टर्म जो होता है वो एवरेज होता है? नहीं डिस्कस हुआ है? ओके, डिस्कस हो चुका है, राइट? तो ऐसी बातें ना करें। लेफ्ट में ज़्यादा नंबर ऐड होगा तो देखिए, सिंपल सी बात क्या है, मैंने क्या बोला कि पहली बात तो आप मिडिल टर्म से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपका राइट में नंबर ऐड हो रहा है तो आपको पता है एवरेज 0.5 से बढ़ता है, ठीक है? अगर मान लिया आपने कहा कि मेरा लेफ्ट में नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पर नंबर आपने ऐड किया है कुछ, और वो भी इंश्योरिंग कि आपका एवरेज बना रहे, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन कैलकुलेट एंड गो बैक एंड सी कि चलो मान लिया ये मेरा नंबर डी है, ठीक है? यहाँ हमने 6 नंबर लगा रखे हैं, ठीक है? आप बताओ ये नंबर क्या होगा? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, ये नंबर क्या होगा? d-10 होगा कि नहीं?
2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 ना, तो D-2 ये D-12 हो गया। अब अगर आप एक अगला नंबर भी ला रहे हो, यहाँ पर मान लिया आप कह रहे हो कि हमने 6 इधर रखा 6 उधर रखा, ठीक है, और 14वां वहाँ नहीं डाल के हम यहाँ डाल रहे हैं इस तरीके से कि ये कंसेक्यूटिव बना रहे। सो आपने क्या किया है, जो ये नंबर आप डालोगे वो नंबर होगा आपका D-14। बहुत ध्यान से देखना आप, तो ये नंबर 14 बनाएगा और जो डेविएशन होगा आपका वो -14 का बनाएगा, एवरेज 1 से कम हो जाएगा, D-1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। राइट में जोड़ोगे तो +1 बढ़ेगा, लेफ्ट में कंसेक्यूटिव बना के जोड़ोगे तो 1 लेस हो जाएगा। ओके, चलो जी इधर देखो 60वां। The average of 6 numbers is 34 if each of the first 3 numbers is increased by 3 and each of the remaining 3 numbers is decreased by 5. Then what is the new average? 34 आपका एवरेज है, 3 नंबरों को आप 3 से बढ़ा रहे हो तो डिविएशन होगा +9, और बाकी 3 नंबर को आप 5 से घटा रहे हो तो वो होगा -3 × 5। इसको 6 नंबर में जो भी करना है बांट दो, 34 - 15 और 9, 6/6, वैल्यू कितनी आ गई 33। एवरेज आपका 1 से डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि देयर इज अ डेविएशन। सर 1 से बढ़ता है ना 0.5 तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में बढ़ता, यहाँ पर ऑड नंबर दिया हुआ है आपको, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इट इज नॉट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अरे भैया D-12 ही आएगा, कैसी बातें कर रहे हो आदित्य आप। अगर एक ऑड नंबर दिया है आपको और उसका पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा, D-2 होगा ना, उसका पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा, D-4 होगा। तो 4 को देख के कंफ्यूज मत होइए कि 4 इवन है तो कैसे होगा, ऑड में अगर इवन घटाओगे तो ऑड ही रहेगा ना। सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 61, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 61। देखो आपको पता है n+1 n+1 2n+1/6 यही होता है ना एवरेज। नहीं ये सम होता है। अब अगर मुझे यहां पर मान लिया एवरेज निकालना हो तो आप कहते हैं n से डिवाइड करेंगे, n से n कटेगा, कुल मिला के मुझे निकालना है n+1 × 2n+1/6। करो 61 रख दो तो ये हो गया 62 × 122 और 123/6। 2 से काटोगे यहाँ 31 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 से यहाँ काटोगे तो यहाँ 41 बचेगा। तो आपका आंसर हो गया 41 × 31, अंत में 1 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में, वही करेक्ट हो जाएगा। पर अगर आपको गुणा करना है तो आप करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। 31 × 41 से आपको गुणा करना है तो 31 को पहले 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 62। 62 का डबल आपका होता है 1240 प्लस 31 × 1 आपका 31 होता है, जोड़ेंगे तो मिलेगा 1271, सी ऑप्शन। ओके, चले आगे बढ़े। Average of 18 numbers is given. If 6 numbers of average x are added to them, then the average of all numbers is increasing by 1, then the value of x is। देखो ध्यान से, हमेशा एवरेज में यहाँ 18 थे और 6 आ रहे हैं। इसकी एनालिसिस आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ 3 था और 1 आ रहा है। What is important is this ratio. Average works on ratio. जैसे मैंने बोला ना 20-20 दोनों में है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 and 1। 18 और 6 इज सेम एज 3:1। तो आप पूरी एनालिसिस 3 और 1 मान के कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, ये कह रहा है ये x लेकर आ रहा है और ये 43.5 है और एवरेज हमारा क्या हो रहा है 1 से बढ़ रहा है। तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या होगी। देखो x अगर 43.5 ही लेकर आता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, उतना ही रहता। लेकिन अब इसको मिला के 4 लोग हो गए और 4 लोगों का एवरेज अगर 1 से बढ़ाना है तो इसको 4 और चाहिए। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 47.5। आंसर क्या हो गया डी। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरेज जो होता है हमेशा रेशियो पे काम करता है। अगर एक ग्रुप की एंटिटी का एवरेज निकालना है तो 18 और 6 कभी भी दिखे तो इसको तुम 3 और 1 देखना, क्योंकि इसका रेशियो 3:1 आएगा। फिर आप एनालिसिस कर लो, आपका आंसर आ गया।
समझ में आया सभी को? आप 18 और 6 लेके करना, यही आएगा, परेशानी ज़्यादा होगी फालतू में, ठीक है। There are twice the number of two-wheelers as there are three-wheelers and the number of four-wheelers are equal to the number of two-wheelers. The average number of wheel per vehicle is, क्या कह रहा है देखो, टू व्हीलर्स हैं, दो पहिया, थ्री व्हीलर्स हैं और फोर व्हीलर्स हैं। तो यहां पर जो रेशियो दिया है इसको बहुत आपको समझना है, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। What is the ratio? There are twice the number of two wheelers as there are number of three wheelers. तो इनका रेशियो मुझे क्लियर है कि ये 2:1 है, और the number of four wheelers are equal to the number of two wheelers. That's the ratio. तो ये आपका हो गया क्वांटिटी रेशियो। क्लियर है सभी को? किसी को कोई शंका? हाँ जी। सो एवरेज नंबर ऑफ व्हील्स पर व्हीकल अगर आपको निकालनी है तो आपको लिखना पड़ेगा व्हील्स कितनी कितनी है। यहाँ पता है आपको, टू व्हीलर में 2 व्हील होती हैं, यहाँ 3 व्हील होती है, यहाँ 4 होती है, तो वेटेड एवरेज निकाल लो। सो आपको मिलेगा 2 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 4 डिवाइडेड बाई कितना, 2 1 3 2 5, 2 दूनी 4 3 7 8 15/5 कितना हो गया, 3। ऑलराइट, समझ में आया? परंतु इतना करना समय की घोर बर्बादी है और निहायत ही बेइज्जती है समय की इस छोटे से जीवन में। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 3 क्वांटिटीज को आपको मर्ज करना है तो आप कैसे भी करो, आप पहले इन दोनों को करो, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बराबर है। 2 और 4 है, क्वांटिटी बराबर है, तो इनका एवरेज कितना होगा, 3 होगा, 4 + 2/2। अब इन दोनों को मिला के एवरेज कितना आया, 3 आया, और इसका एवरेज कितना है, 3 है, तो एवरेज तो 3 ही रहेगा ना। दैट्स सिंपल। दिस इज नॉट नीडेड इफ यू हैव ओपन आईज, इफ यू आर लाइक मी हु हैज नो मेमोरी, ठीक है, हु लुक्स एट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज इफ यू आर प्रोग्राम्ड you will work like this only. If you are not programmed like a child, you will look at everything. So यहाँ 2 और 2 अगर है, बराबर क्वांटिटी है, तो मैं पहले इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इनका रिजल्टेंट 4 + 2/2, 3 पहिया मिला, ये 3 वाला भी है, अब जो बचा है उसको भी ला रहे हैं, वो भी 3 वाला है, तो 3 का एवरेज 3 ही रहता है ना, कितनी भी क्वांटिटी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर। ये चीज बहुत सारे सवालों में आपको मदद करेगी। अब कोई कह रहा है अगर एवरेज सेम ना होता तो, देखिए, सवाल रेस करने के पहले there is certain assumption, that's why I talked about this. I am talking about this that अगर एवरेज 46 है और वो 46 ही लेकर आएगा तो एवरेज नहीं बदलेगा। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? अगर ये सेम आएगा ही नहीं तो क्या करोगे? तो जो कर रहे हैं वही करेंगे ना। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो देयर इज नो क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। ऑलराइट, 6/4 क्यों नहीं? कहां 6/4 कर देंगे? कौन पगला रहा है? 6/4 क्या करेंगे? 6/4 कहां से आ जाएगा? मूर्खता वाली बातें ना करो। आज मैं डांटना नहीं चाहता हूं, तो मूर्खता वाली बातें मत करो। 6/4 कहां से ला रहे हो तुम? अगर 4 करना भी है तो आप कहोगे 2 × 2 4 + 4 दूनी 8, 12/4, 3 ही आएगा ना। ओके, चले अगला सवाल देखो। 64. The average age of 120 persons is 60.7 years. By adding 30 new persons, the average age becomes 56.3 years. What is the average age of new persons? So you will say कि there is 120, there is 30. आपको मालूम है कि जब ऐसा हो, यहाँ 120 यहाँ 30 हो, यह हमारे लिए 4:1 की तरह ही है, तो हम इसको 4 लेंगे, इसको 1 लेंगे। आप करो, यहाँ 60.7 है, और क्या कह रहा है कि जो नया आदमी आता है एवरेज एज 56.3 हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड।
फाइनल एवरेज अगर 56.3 है तो आप कहोगे कितने की गिरावट है इन दोनों में? सो आप कहोगे 4.4 की गिरावट है एवरेज में। ठीक है कि नहीं है? यहां से 4.4 कम करो, ये मिलेगा। सो आप कहोगे अगर ये 60.7 लेकर आया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उतना ही रहता। लेकिन अब 5 लोगों का एवरेज ये इतने से कम कर रहा है, तो 5 इंटू 4.4 इसमें माइनस करो, तो 60.7 माइनस 22 कितना हो गया जरा बताओ? 37.3 हुआ कि नहीं? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ठीक है, 38.7 डी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? सी कहां से आ रहा है तुम्हारा? 60.7 में अगर 22 घटाओगे तो कितना आएगा? 38.7 आएगा ना, सी नहीं आएगा, 38.7। राइट? देखिए चश्मा मेथड, चश्मा आप छोड़ दिया, अब रोज चश्मा लगा के घूमोगे क्या? चश्मा वॉज गिवन व्हेन यू वर ए किड, राइट? आई गिव यू अ फैंसी चश्मा. Now you are grown up, you are in the 5th, 6th class of average. So we are doing chashma, but we are not saying that there is chashma because that's not required. You can understand if 4 people are having 60.7 means everyone is having 60.7. Do I need to tell you कि चश्मा लगाओ? नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? So don't try to have chashma on every day. It's like that. जैसे बचपन में नहीं था कि वो साउंड करने वाले जूते पहनाते थे जो चू चू पू पू करता रहता था, ठीक है? और क्या वो अब पहन के घूमोगे? नहीं, राइट? दैट्स व्हाट चश्मा वाज. इट्स ओवर नाउ. इट वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वंस यू अंडरस्टैंड, आई नीड नॉट टू टेल यू एवरी टाइम दैट यूज इट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ जी, एक क्लास है, उसमें एवरेज वेट 40 बच्चों का 65 है और 50 लड़कियों का 60 है. आफ्टर कुछ दिनों के बाद 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने क्लास छोड़ दी. बिल्कुल सच्ची बात है. 40% लड़कियां छोड़ेंगी तो जाहिर सी बात है 50% बच्चे जाएंगे क्लास से. What would be the new average weight of the class? Assume that the average weight of the boys and the girls remains constant throughout. देखो इसका सिंपल सा मतलब यह है, मैं बताता हूं अभी इसका मतलब क्या है. पहले देखो, यहां 40 है, यहां आपका 50 है, यहां का एवरेज आपको दिया है 65 kg और यहां का एवरेज आपको कितना दिया है? 60 kg. द एवरेज इज गिवन. अब देखो क्या हो रहा है. ये कह रहा है 40% लड़कियां जा रही हैं, 50% लड़के जा रहे हैं. 50% लड़के अगर चले जाएंगे तो लड़के कितने बचेंगे? 20 लड़के बचेंगे ना. और बताओ, यहां पर अगर 40% लड़कियां चली गई तो 20 लड़कियां चली गई, 30 लड़कियां बची. तो यहां मैंने 40% रिड्यूस कर दिया और यहां मैंने 50% रिड्यूस कर दिया. तो सवाल ये कह रहा है कि जो एवरेज रिमेन्स थ्रू आउट का मतलब क्या है? अभी भी यहां एवरेज जो होगा लड़कों का वो 65 किलो ही रहेगा और लड़कियों का 60 किलो ही रहेगा. ये इन्होंने इसलिए लिखा है कि तुम्हारे दिमाग में ये ना आए कि जब कुछ लड़के और कुछ लड़कियां चले गए तो इनके ग्रुप्स का एवरेज चेंज हो गया. नहीं, वो कह रहे हैं जो गए हैं वो भी 65 का एवरेज लेकर गए हैं ताकि ओवरऑल एवरेज में अफेक्ट ना पड़े, वो सेम रहेगा. सो अब आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि अब ओवरऑल एवरेज क्या होगा क्लास का. सो आप कहोगे ना, एक काम करो, मान लेते हैं कि एवरेज कितना है पूरी क्लास का? 60 ही है. तो आप कहोगे ये तो कोई डेविएशन नहीं देगा, ये 5 का डेविएशन देगा. 20 लोग हैं तो 100 का डेविएशन आ जाएगा और उस 100 का डेविएशन 50 में बांट दो, तो 50 दूना 100 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 62. पर क्या ये करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही फर्जी है. देखो, यहाँ कह रहा है कि 65 किलो है, यहाँ कह रहा है 60 किलो है और यहाँ जो रेशियो है 2:3 है. अगर 2:3 है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना. मिडिल वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? 62.5
हुई कि नहीं हुई? 3 क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये एवरेज को अपनी तरफ खींचेगा, तो एवरेज 60 से लेके 62.5 के बीच में होगा, और 60 से 62.5 के बीच में जो एवरेज है वो एक ही है, 62। एक्चुअली में ये भी नहीं सोचना है, देखो जरा, एवरेज 60 से 65 के बीच में होगा, इतना बकवास ऑप्शन है कि 60 से 65 के बीच में ही एक ऑप्शन दिया है, तो वही सही होगा। ओके, सो बकवास ऑप्शन यू कैन डायरेक्टली मार्क इट, यूज इट व्हेनेवर यू कैन, ठीक है। कोई अपना नाम रखा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लास में अपना असली नाम रखो, अच्छा नाम रखा होगा माँ बाप ने, फेसबुक थोड़े ना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम रखा है आपने, असली नाम लिखो, असली, है ना। मैथोफाइल नाम पसंद नहीं क्या आपको अपना? मेरे को भी अपना नाम पसंद नहीं था, पता है आपको। मेरे घर पे मेरा नाम रखा गया रवि मोहन मिश्रा, एंटीक, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था, नाम में 3 शब्द होते थे, ये कल्चर चला रहा है बहुत सालों से। ऐसा नहीं कि आगे मेरे पिताजी का नाम लगा हुआ, नहीं नहीं, नाम में ही 3 शब्द होते थे। तो हमारे समय में जमाना बदल रहा था, बदलते जमाने के साथ वो लोग बदले ही नहीं, उन्होंने नाम मेरा रख दिया रवि मोहन मिश्रा, ठीक है। एनीवे, सो आई ट्राइड टू चेंज माई नेम। स्कूल में खूब युद्ध किया मैंने, बट उन्होंने कहा अब तुम्हारा नाम बदला नहीं जा सकता है, स्कूल वालों ने मना कर दिया, तो फाइट खत्म हो गई, ठीक है। सो पढ़िए, द एवरेज रन रेट ऑफ ए क्रिकेट टीम ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 overs इज 5.5. What should be asking rate per over for the next 16 overs if it has to chase a target of 200 runs in total? So जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए तो बड़ा आसान है, ठीक है। जिन्हें क्रिकेट नहीं आती उनके लिए सवाल परेशान करता है, उनको करवा देता हूँ मैं। देखो कैसे करोगे आप कहोगे 24 ओवर में अगर 5.5 का स्ट्राइक रेट है, रन रेट है, तो मतलब एक ओवर में 5.5 ऑन एन एवरेज बना रहे हैं, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 132 आ जाएगा। 132 रन बन चुके हैं, 200 रन बनाने हैं। 200 रन बनाने तो कितना रन और बनाना है आपको? आप कहोगे 68 रन और बनाने हैं। 68 रन बनाने, ओवर कितने बाकी हैं? 16 ओवर बाकी हैं। डिवाइड कर लो, 16 चौको 64 प्लस 4/16 जो कि हो गया 1/4 यानी 0.25। सो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.25, ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है नॉट? समझे? आफ्ताब करें हमारे गांव में मोहन का मतलब मूर्ख होता है, फिर मुझे लगता है आप ही मूर्ख हो, ठीक है। मोहन वॉज द नेम ऑफ कृष्णा, राइट? सो इट डज नॉट मीन मूर्ख, ठीक है। ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें भी मूर्ख ही बोलूंगा, ठीक है। 4.25 क्लियर है कि नहीं? फाइन, सो दैट्स राइट। लेट्स गो नेक्स्ट। पढ़ो सवाल। कह रहा है एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। इफ वन स्टूडेंट जिसका वेट 50 किलो है उसको हम जोड़ेंगे इसमें, तो एवरेज वेट क्लास का 1 से बढ़ेगा। अगर एक और स्टूडेंट जोड़ें जिसका वेट 50 किलो है तो एवरेज वेट क्या होगा पूरी क्लास का? 1.5 से बढ़ेगा। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द क्लास। ओरिजिनल एवरेज वेट क्लास का कितना होगा ये बताओ, ठीक है। अच्छा सवाल है, इस सवाल में काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है, सो मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आंसर बताओ। किसी का अगर निकल गया हो तो आप आंसर बताओ, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सो यहां पर देखिए क्या है कि बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो यहां पर देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, वो समझना जरूरी है। कितने स्टूडेंट हैं पता नहीं है। 50 किलो जोड़ने से
अगर एवरेज मेरा 1 से बढ़ रहा है, 2 वेरिएबल होते हैं यहां पर। पहला वेरिएबल है कितने पहले थे, वो जरूरी होता है आपके पास, और कितना पहले एवरेज था। बोथ आर नीडेड। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि यहां 2 वेरिएबल हैं। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि मान लिया मैंने 50 को जोड़ा है और मेरा एवरेज 1 से बढ़ गया। मैं कुछ सिनेरियोस दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि पहले मेरा एवरेज कितना था, 49 था, और 50 को आपने जोड़ा और एवरेज मेरा 1 से बढ़ गया, मैंने ये बोला। सो यहां पर एक तो ये पता नहीं है अभी कि इनिशियल एवरेज कितना था, वी डू नॉट नो। दूसरा, वी डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर इनिशियली। ओके, देयर आर 2 वेरिएबल्स that you need to understand here. Now, how to solve this question? First, I will tell you a smart way to solve the question, right? Then I will tell you the long way to solve the question. दोनों देखना जरूरी है। So, मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। Alright? कुछ लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ मुझे, ऑप्शन से कुछ हिंट मिल रही है? क्या हिंट मिल रही है? कि वो जो लिखा हुआ है यहां पर, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ओरिजिनल एवरेज वेट जो क्लास का है वो यहां कुछ लिखा हुआ है, 47, 48, 49, 50। तो दिस इज ए गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ। कि मैंने कहा कि मान लेते हैं, चलो 50 से शुरू करते हैं। सो हमने कहा कि मान लिया हमारा एवरेज कितना है, 50 है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर तुम इसमें 50 ऐड करोगे तो क्या किसी भी हालत में, इट डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर, मान लिया n लोग पहले हैं और तुमने 50 एवरेज था और 50 को जोड़ दिया, एवरेज 1 से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये संभव नहीं है। सो आप कहोगे पहला केस संभव नहीं है। 50 एवरेज अगर होगा और 50 जोड़ोगे तो नहीं बढ़ेगा। तो फिर आपने कहा एक काम करते हैं, लेट से मान लेते हैं कि पहले का एवरेज मेरा कितना है, 49 का है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा पहले एवरेज 49 का है और मैंने अगर 50 जोड़ा तो आप कहोगे सरप्लस जो है वो 1 का है। सरप्लस मेरा 1 का है और वो 1 का सरप्लस कितने लोगों में डिवाइड होगा, n+1 में डिवाइड होगा। अब आप कहोगे अगर n मेरा 0 हो, n मेरा 0 हो तभी ये 1 से इंक्रीज करेगा, और n 0 नहीं हो सकता है ना भाई। एवरेज कुछ लोगों का होगा ना, कुछ लोगों का होगा एवरेज, 0 लोगों का एवरेज थोड़े ना हो सकता है 49। देयरफॉर इवन 49 इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि देखो ध्यान से, मैं फिर से समझा रहा हूं कि मिनिमम अगर तुम एक आदमी भी मानते हो तो 50 के आने से एवरेज कितना बढ़ेगा, 49 है और तुमने 50 डाल दिया, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एवरेज कितने से बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा आपका 0.5 से। तो ये भी गलत हो गया। अब आपने कहा कि चलो 48 को ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा यहां 48 है और यहां मेरा 50 आया। अच्छा बताओ, एवरेज अगर तुम्हें 1 से बढ़ाना है, आपको पता है 48 के रेस्पेक्ट में 50 क्या है, 48 के रेस्पेक्ट में तुम्हारा जो 50 है वो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ये एवरेज को 1 से बढ़ा सकता है अगर यहां एक ही लोग हो तो। मैं कह रहा हूं 1 है तो +2 का डिविजन 2 लोगों में बढ़ गया, +1 बढ़ गया। सो आपने कहा 48 से महसूस हो रहा है कि 1 बढ़ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि एक और 50 किलो तुम्हें लाना है और अब एवरेज 1.5 से बढ़ना चाहिए। अब एवरेज कितने से बढ़ना चाहिए, 1.5 से बढ़ना चाहिए। तो देखो आप कहोगे जरा ये भी ट्राई कर लेते हैं। एवरेज मेरा 1 से बढ़ के अब कितना हो गया, 49 हो गया, 2 लोग हो गए, और अब जरा 50 लेकर आओ। आप कहोगे ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 50 के आने से अब 1 का पॉजिटिव डेविएशन है जो 3 लोगों में बंटना है, नहीं बढ़ेगा 1.5 से। ठीक है, अब 3 ऑप्शन जब गलत हो जाएंगे तो चौथा अपने आप सही हो गया, 47। और वैसे भी मैं वेरीफाई करा देता हूं 47 क्यों सही है, ध्यान से देखना। यहां मैंने लिखा 47 और मैं यहां 50 जोड़ रहा हूं, तो आप कहोगे जो आपके पास डेविएशन आने वाला है ना 47 के रेस्पेक्ट में, वो +3 का आने वाला है। +3 से अगर मुझे एवरेज बढ़ाना है 1 से, तो मुझे यहां 2 लोग चाहिए। अगर वहां 2 लोग ऑलरेडी होंगे और तुम यहां एक आदमी को लेकर आए हो +3 के डेविएशन के साथ, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा और एवरेज कितना हो जाएगा, 48। तो देखो ध्यान से, अब एवरेज 48 हो गया और 3 लोग हो गए। हुए कि नहीं हुए 3 लोग? यस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग केस। मैंने क्या बोला कि हमने क्या किया है, हम पहले 47 लेके चल रहे हैं और हमने कहा कि एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 48 हो गया। अब क्या कर रहे हो, अब तुम 50 फिर से लेकर आओ।
50 अगर फिर से लेके आओगे तो आप कहोगे +2 का डिविजन है, पर बटना कितने लोगों में? 4 लोगों में। सो +2 का डिविजन अगर 4 लोगों में बटेगा तो 0.5 का इंक्रीज आएगा। तो ये 1.5 ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ शुरुआत से? यस, ये शुरुआत से 1.5 ज्यादा हुआ क्योंकि ये फर्दर 0.5 बढ़ गया। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या है? 47। ठीक है, सो दिस इज ए परफेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में लोगों की जान निकाल सकता है। बट आपको अगर एनालिसिस आती है तो आप ऐसे ही कर लोगे। 50 नहीं होगा, मैंने बताया क्यों। 49 नहीं होगा, क्यों? मैंने ये बताया। 48 क्यों नहीं होगा, ये भी आपको बताया। 47 ही बचा, वो होगा ही। हम तो ये 47 को सॉल्व करके बस दिखा रहा था कि कैसे होगा, बट 3 गलत हो गए थे तो 47 का होना उसकी मजबूरी था। बट एनीवे, आप जरूर सोच रहे होगे कि इसका प्रॉपर तरीका बता दो सर, क्योंकि कई लोग ऐसे विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों पे ना, तो उनको डराना पड़ता है दिखा के कि देखो वो राइट तरीका क्या है, देखो 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 देखो, तब जाके लोग मानते हैं। ऐसे थोड़ा ना मानते हैं। तो दिखाता हूँ उनको, डराता हूँ, पहले डरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं कहूँगा कि देख लो, पहले मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ पीपल हैं और x उनका एवरेज है। ये मेरा एवरेज है और यहाँ पर n लोग हैं। ठीक है, ये हो गए क्वांटिटी। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे कि n इंटू एक्स मेरे पास टोटल था 50 आया, एवरेज 1 से बढ़ गया तो x+1 हो गया और n+1 लोग हो गए। ठीक, फिर मैं कहूँगा इसको खोल दो तो बनेगा nx+50 बराबर nx + n + x + 1। फिर nx कट जाएगा, सो n + x + 1 कितना आ गया? 50 के बराबर आ गया। ये होगी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो क्या होगा। अब आप कह रहे हो कि लेट्स कंपेयर दिस केस विद 2 एंट्रीज। 2 एंट्रीज कितनी की होंगी? 50-50 की 100 की हो चुकी हैं। सो आप कहोगे nx पहले था, अगर इसमें 100 जुड़ जाता है, सो अब आपको पता है n+2 लोग हो गए और एवरेज मेरा कितने से बढ़ गया है? 1.5 से। तो ये इक्वेशन बनी। यहां पर भी इसको खोल दो तो आपको मिलेगा nx + 100 बराबर nx + 1.5n 1.5n + 2x + 3। nx कट गया तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 1.5n + 2x + 3 बराबर 100। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो जरा। सो आपने कहा इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं मैं। सो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो देखो क्या मिलेगा। सो आपने कहा कि इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ना 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट करो तो ये कटेगा। 2x - 1.5x कितना बनेगा? 0.5x। 4.5 सॉरी 3 - 1.5 कितना हो गया? 1.5 हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई? 100 - 75 25 हो गया। 0.5x किसके बराबर हो गया? 25 - 1.5 कितना हुआ? 23.5 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 47 हो गया। 47 हो गया। अच्छा, x निकल गया, n कैसे निकालोगे? आपने कहा x को रखो यहाँ 47, 1 48, n कितना हो गया? 2। ये है तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड। मजा आ रहा है देख के? मजा आ रहा है? बोलो। कहां गए वो लोग जिनको मेरे लॉजिक पसंद नहीं आते, जो कहते हैं कि आप सर ऑलरेडी अच्छे बच्चों को ही पढ़ाते हो? कहां है वो लोग? पूछना चाहता हूं कि ये करोगे एग्जाम में? ठीक है, छोड़ दोगे सवाल तुम, बस यही होगा तुमसे। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। ओके, राइट? But do you know what? This also can be done little faster. The only problem is that how these equations are written. अगर ये इक्वेशन आप लिख लो तो भी आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो ना। तो मैं दिखाता हूं कि ये इक्वेशन कैसे जल्दी लिखना है विद द अंडरस्टैंडिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। मैं ये सब हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं अभी सब हटा रहा हूं, मैं केवल इक्वेशन छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप इक्वेशन को जल्दी लिख ले जाओगे तो देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। सो मैं आपको समझाता हूं यहां क्या हुआ है। जस्ट लुक एट द इक्वेशन।
देखो ऑलरेडी क्या था तुम्हारा एवरेज, क्या था, एक्स था, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, था कि नहीं था, एक्स था। अब मैंने कहा 50 के आने से एवरेज मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, कितने से, 1 से एवरेज मेरा बढ़ गया है। सो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि ये जो 50 की एंट्री हो रही है, बहुत ध्यान से देखना, 50 की जो एंट्री हो रही है, अगर ये 50 मेरा एक्स लेकर आया होता सो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, पर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज 1 से बढ़ रहा है। अगर एवरेज 1 से बढ़ रहा है तो मेरा सभी से एक सवाल है कि ये जो बंदा आया है इसके पास x+1 बचेगा कब, जब वो n लोगों को 1 दे देगा तब। ये वैल्यू 50 के बराबर है, ये n लोगों को पहले 1-1 दे देगा ताकि उनका एवरेज 1 से बढ़ जाए, फिर भी इसके पास खुद का x+1 होना चाहिए, इतना ये जब लेकर आएगा तो पहली कंडीशन सही है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अंडरस्टैंड, यहां देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, दो लोग आए हैं 50-50 लेकर, यानी टोटल 100 लेकर, और मेरा एवरेज कितने से बढ़ गया है, 1.5 से बढ़ गया है। सो देखो ध्यान से, ये जो दो लोग हैं यहां पर जो टोटल 100 लेकर आए हैं, यहां इन्होंने n लोगों का एवरेज 1.5 से बढ़ाया है, तो n लोगों को इन्होंने 1.5n दिया है। और अगर एवरेज मेरा 1.5 से बढ़ गया है तो मेरा नया एवरेज x+1.5 हो गया है, तो इसको करने के बाद भी इन दोनों लोगों के पास इतना होना चाहिए। यह है आपका 2 × x+1.5, तभी एवरेज ग्रुप का x+1.5 होगा। ये दूसरी इक्वेशन है, खत्म। ओके, क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट आई एम सेइंग इज these two equations can be written directly with the knowledge you already have, division, rather than वो लंबा तरीका। मैंने बोला ये 50 आया, इसने n लोगों को 1-1 दिया, उनके पास क्या हो गया, x+1, अब इसके पास खुद का x+1 बचना चाहिए, तभी ओवरऑल एवरेज x+1 होगा। दूसरा देखो, इसको और तरीके से भी लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से, आप कहोगे अगर ये x लेकर आया होता, अगर ये x लेकर आया होता तो एवरेज में चेंज नहीं आता, लेकिन एवरेज अगर 1 से बढ़ रहा है सो n+1 लोगों का एवरेज इसे 1 से बढ़ाना है। ये वैल्यू 50 के बराबर होगी कि नहीं? यस, सिंपल। सो यू कैन राइट लाइक दिस। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू ऑल पॉसिबिलिटी, जो पकड़ में है पकड़ लो, करो। ये सवाल देखिए, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 182, द एवरेज ऑफ फर्स्ट रिजल्ट 6 दिया है, लास्ट 6 दिया है, अच्छा 11 है ना, फर्स्ट 6 लास्ट 6 दिया है, छठवां पूछा है, आप लगा लेना। ऐसे कितने सवाल किए हमने, सवाल देखो, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास गिवन है, 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट इतना है, उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया, सो एवरेज वेट सभी का क्या हुआ, 0.5 से इंक्रीज कर गया। ओके, बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली क्लास में कितने थे, कितने थे बताना है आपको। तो देखो हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, आप कहते हो 45.5 था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका एवरेज कितना है, 60 है, और 0.5 से एवरेज अगर इंक्रीज हो गया तो एवरेज कितना हो गया, 46 हो गया। सो आप क्विकली लगा सकते हो यहां से कि ये वैल्यू 0.5 है और ये वैल्यू मेरी कितनी है, 14 है। सो आई कैन से द रेशियो इज 28:1। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 5 लोग आए हैं, तो ये एक रेशियो जो है 5 लोगों को इंडिकेट कर रहा है। सो ये क्या होगा, 28 × 5, और 28 × 5 कितना होता है, 140। और ये क्या है, पहले क्लास का जो एवरेज है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है आपकी, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग कि शुरुआत में क्लास में कितने लोग थे, 140, 140 एलिगेशन से हो गया आपका सीधा। ठीक है, चले आगे बढ़े। अगर एवरेज n नंबर का 56 है और अगर 60% नंबरों को 3 से इंक्रीज करें और बाकी नंबरों को 5 से डिक्रीज करें, तो हमें बताना है कि एवरेज क्या होगा नंबर्स का जो ऐसे मिलेगा।
अब देखो n नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें यहां मिल गया कि 60% नंबरों के साथ ये किया और बाकी 40% के साथ वो किया, बस काफी है। आप कहोगे 60% यानी 3 पार्ट, 40% यानी 2 पार्ट, तो ये रेशियो है। आप करो इनके साथ क्या कर रहे हैं हम कि इनको 3 से इंक्रीज कर रहे हैं और इनके साथ क्या कर रहे हैं हम, इनको 5 से डिक्रीज कर रहे हैं। सो आप कहोगे 3 इंटू 3 बनता है +9 का डेविएशन, 2 इंटू 5 बनता है -10 का डेविएशन। सो नेट डेविएशन कितना हो गया, -1। आपका एवरेज शुरू में कितना था, 56, -1 का डेविएशन कितने लोगों में बांटोगे, 5 लोगों में, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 55.8। कहाँ है, सी ऑप्शन। कैसे पता करें कि यही मेथड लगेगा, अच्छा लुक डू नॉट ट्राई टू पता लगाओ कि कौन सा मेथड लगेगा, पता नहीं लगाना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तुमको, ठीक है। ये तो वही हो गया ना कि तुम डेटाबेस में जाके खोज रहे हो कि दिस टाइप 1 क्वेश्चन कौन सा मेथड लगेगा। आई एम नॉट टीचिंग दैट वे, यू विल नेवर सक्सीड इफ यू ट्राई टू लर्न दैट वे। You have to learn the logic first. Do not sit in the exam hall right now. First you develop the complete understanding, then you will understand. It's not like, look, all methods are same, I tell you. रूप अलग होते हैं, चीजें एक ही होती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ निकालना है, हर क्वेश्चन में कुछ निकालना है। अब जो तुम्हें निकालना है वो कैसे आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल गेट ऑल पॉसिबिलिटी कि अच्छा ये एलिगेशन से भी हो जाएगा, अच्छा ये डेविएशन से भी हो जाएगा, अच्छा ये एवरेज से भी हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। डोंट ट्राई टू पता लगाओ, पहले ऐसे पता नहीं लगते। वो पता लगाने का मतलब होता है रटना, ठीक है। विद एक्सपीरियंस यू लर्न एवरीथिंग। The average score of 45 students in a test is given. The ratio of the number of boys to number of girls is given. The average score of the boys is 25% more than that of the girls. The average score of the girls is right. So let us see. 45 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 72 दिया हुआ है। सो यहाँ पर वैल्यू मैंने लिख दी 72 जो ओवरऑल एवरेज है। 7:8 जो है वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, तो ये बी हो गया, ये जी हो गया। एंड देन क्या दिया हुआ है कि जो एवरेज स्कोर बॉयज का है वो गर्ल्स से 24% ज़्यादा है, तो अगर ये 4x होगा तो ये 5x होगा। ये क्या है, ये मैंने लिख दिया एवरेज। अब लिखो एवरेज। देखो जब भी रेशियो आपको पता होता है ना, तो ये वैल्यू किसी काम की नहीं है, 45 फर्जी है। हमें रेशियो पता है ना, हमें बस वही चाहिए, हमें नंबर नहीं निकालने कितने कितने, एवरेज निकालने के लिए। तो आप कहोगे ये बनेगा 35x प्लस 32x डिवाइडेड बाई 15 बराबर 72। अल्टीमेटली क्या निकालना है तुमको, गर्ल्स का एवरेज स्कोर आपको 4x निकालना है, ध्यान रखना। सो 35 और 32 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 67x बटे 15 बराबर 72। एंड यू वांट टू फाइंड आउट 4x। सो आप कहोगे x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 72 बटा 67। आपने कहा मुझे 4x चाहिए, सो मैंने कहा यहाँ 4 से भी गुणा कर ही लो। 15 चौके कितना हो गया भैया, 60 हो गया कि नहीं हो गया। 60 इंटू 72 मुझे करना है। 60 इंटू 72 जरा कैलकुलेट करो, तो आपने कहा कि मेरे पास ये जो वैल्यू दी है 420 प्लस 12 432, सो 4320/67। अब जो कैलकुलेशन है आपको शुरू की 2 डिजिट चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। 67 को आप पहले 6 बार लेके जाओगे, 6 बार लेके जाओगे तो 360 प्लस 42 402 बनेगा, यानी 4020 हो गया। आई एम स्टिल लेफ्ट विद 300। अब 300 अगर है मेरे पास और 67 है, मैं कितनी बार जा सकता हूँ, 5 बार जा नहीं सकता हूँ। आई कैन ओनली गो 4 टाइम्स, बिकॉज 67 का डबल आपका कितना होता है 134 268। आई कैन ओनली गो 4 टाइम्स। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा देन आई विल गेट 64.xx एंड देयरफॉर ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन विल बी ए। ओके कितने लोगों को समझ आएगा। 5 ही लोगों ने क्यों बांटे, कहाँ 5 लोगों में बांट रहे हैं, पिछली बार में 5 ही लोग थे ना, 4:1 में। समझ में आया सवाल कि नहीं।
तो पूरा डिवीजन नहीं करना है आपको, 4x निकालना है। मैंने लिखा 4320/67, आई एम लुकिंग फॉर फर्स्ट 2 डिजिट्स ओनली, ठीक है। सो आई कैन डिवाइड एंड सी, दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन विदाउट एनी चैलेंज। क्लियर है सभी को? एनीबडी हैविंग एनी इशू? नो? ओके। Look, approximation can be done, but it will not help you much. ज़्यादा मदद नहीं करेगा, बिकॉज करने को कर सकते हो, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत खेल कर सकते हैं। इसको हम 66 बना सकते हैं, देन जो आएगा हम कहेंगे उससे कम होगा मेरा आंसर थोड़ा सा, ठीक है। 66 बनाओगे अगर इसको, देन आई कैन कैंसिल आउट विद, और 68 बना लो, कहोगे जो आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, काइंड ऑफ। सो यूजिंग दैट यू कैन डू, यू कैन मेक इट 68, 4 से कट जाएगा, 17 चौके 68 बनेगा। बहुत ज़्यादा गेन नहीं है, इसलिए छोड़ो, कर लो। You will not save much time, I tell you, even if you do approximation. I can do that, but I know exam condition में you will get stuck. Okay, so won't be having much impact. I can show you, it's possible. 15 चौके क्या होगा? 60, 60 इंटू जो 72, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 + 5/67 लिख सकता हूँ कि नहीं? Say yes or no? Say something, yes or no? Yes. Now I am asking you a question, and the question is like this. देखो 60 तो आएगा ही आएगा, yes, और ये वैल्यू कितनी आई? 300/67। ये क्या है आपका? 4 के आसपास, 4.xx. You can save some time here if you can think like this. बट ये लोगों के दिमाग में नहीं आता, मैं क्या करूं, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, ठीक है। अगर यहां पर आपको कुछ भी सिंप्लीफाई करना है तो ये करना है, तो इसको सीधा डिवाइड नहीं करना है। 72/67 को आप ऐसे सोच सकते हो कि 1 + 5/67 है, देन 60 × 1 बनेगा आपका 60, और ये जो वैल्यू 5/67 है, यू कैन क्लियरली सी 300/67 है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो आपका आंसर होगा 64 पॉइंट समथिंग। बट इट नीड्स प्रैक्टिस। अप्रॉक्सीमेशन इज ए ग्रेट आर्ट। अगर मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, देन आई विल नॉट रेज पेन एक्चुअली आफ्टर दिस स्टेज। आई विल डू दिस स्टेप मेंटली, ओके। बट आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस ऑल्सो नाउ, बिकॉज ये भी आना चाहिए एग्जाम में। आप किस लेवल की स्किल डेवलप करोगे मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं पिच करूंगा, बट ये भी आना चाहिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। द एवरेज एज ऑफ 18 स्टूडेंट्स इज 22.5। द एज ऑफ द टीचर इज गिवन टू बी 27 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। कर लेना, हो चुका है ऐसा सवाल। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज दिस, दैट ऑफ द गर्ल्स इज दिस। एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज गिवन। द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। एलिगेशन यूज करना है, राइट। तो 61.7 क्या है आपका? एवरेज वेट है बॉयज का। गर्ल्स का 47.8 है, और ओवरऑल कितना है? 52.5। देखो, परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है, यानी आपको रेशियो निकालना है। हमेशा ध्यान रखना कभी भी कि जब तीनों ये वैल्यूज दी होती हैं, तो इनमें आप किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डेसिमल सबको परेशान करते हैं। आप 10 से सबको गुणा कर दो तो ये 617, 468 और 525 बनेगा। अब आपको देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। अब आप सीधा रेशियो निकाल लो, तो आप कहोगे 68 से जाएंगे 32 और 25 57। यहां कितना जाएगा आपका? 75 और 17 92। ठीक है, क्या ये जो मैंने लिखा है सही है या ये गलत है? बोलो, सही है। अब तुमको निकालना है रेशियो। रेशियो कितना होगा? बॉयज का परसेंटेज। आपने कहा बॉयज का परसेंटेज अगर हम निकालते हैं
तो ये आएगा 57/149। 57/149 देखते ही मुझे पता है कि अगर मैं इसको 150 मान लूँ और यहाँ मैं 57 ही रहने दूँ, 150 किया तो मैंने इसको बढ़ाया है, तो जो वैल्यू मैं निकालूंगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेरा आंसर होगा, हल्का सा। निकालो यहाँ से, तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है ये बहुत सिंपल है, ये है आपका 60 - 3, 60/150 - 3/150। 60 कितना देगा आपको? 40%, और ये कितना देगा आपको? 2%, तो ये कितना आ गया आपका? 38%। ये वैल्यू अगर मेरी 38% आ रही है, तो यहां पर बेस थोड़ा सा छोटा है, तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी। थोड़ी सी का मतलब बहुत थोड़ी सी। व्हाट इज आंसर? डी ऑप्शन, 38 से थोड़ी सी बड़ी। ओके, चले आगे बढ़े। अब पिछले सवाल में कोई कह रहा है बिना x माने बताओ। अरे भैया x का क्या किया मैंने, क्या इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए लिखा था कि अगर रेशियो 5:4 में है एवरेज का, 5:4 में अगर एवरेज का रेशियो है तो उसको 5x और 4x लिख लो, क्या बुराई है? 2 रेशियो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहां भी ऑलरेडी रेशियो लिखा है, यहां भी रेशियो लिखोगे तो x कहीं आएगा नहीं, तुम खुद ही मेरा भेजा खा जाओगे। तो x अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हटा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। x से हमने कुछ इस्तेमाल किया है क्या कि तुमसे कोई इक्वेशन मैंने सॉल्व कराई है? नहीं। सवाल करो। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 90, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। द एवरेज स्कोर इन साइंस ऑफ द बॉयज इज 30% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। If the average score of all the students in science is 55, then the average score of the boys in science is, कर लेना खुद ही। देखो क्या है भैया, 1/3 लड़के हैं तो 2/3 लड़कियां हैं। बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, बाकी जो अभी करके आए वैसा ही सवाल है। ठीक है, उधर 72 था, यहाँ 55 है, कर लेना सब। द एवरेज वेट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 62। 8 स्टूडेंट जिनका एवरेज 82 किलो है वो छोड़ देते हैं, और 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 किलो है वो ज्वाइन कर रहे हैं इसको। एवरेज वेट जो क्लास का है वो डिक्रीज हो रहा है 0.4 से। आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में इनिशियली थे वो कितने थे, समझो। 62 एवरेज था, 62 एवरेज था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 8 बच्चे चले गए, 5 बच्चे आए। अब देखो ध्यान से, जो 8 गए हैं वो 82 किलो लेकर गए। हाउ मच डेफिसिट इज देयर इन द ग्रुप? 8 × 20। अगर वो 62 लेकर गए होते ना, एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। लेकिन वो 20 एक्स्ट्रा लेके चले गए, बदतमीज बच्चे थे। सो इतना डेफिसिट ग्रुप में पड़ा हुआ है, इतना कम है इसके पास 62 एवरेज होने से। इतना जब इसको मिलेगा तब इसका एवरेज 62 होगा। फिर से इतना लेके एक्स्ट्रा भाग गए वो लोग। हाँ जी, अब जो लोग आ रहे हैं जरा उनको ध्यान से देखिए। 5 लोग आए उम्मीद की किरण लेकर। इन 5 लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम कुछ एक्स्ट्रा लाए हैं, शायद उससे कुछ फायदा हो। तो ये 78 लेकर आए, तो ये 16 का वो लेकर आए, सरप्लस लेकर आए हैं। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 16 पंचे 80 ये लेकर आए। सो 160 का डेफिसिट पड़ा हुआ था, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एवरेज से 80 का सरप्लस लेकर आ रहे हैं। अभी भी आपको पता है इनके पास डेफिसिट है 80 की, है कि नहीं है? यस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 80 की डेफिसिट से जो एवरेज है वो कम हो रहा है 0.4 से। 0.4 से अगर एवरेज कम हो रहा है तो कितने लोग हैं अभी? आप कहोगे 200 लोग हैं। बट इन 200 लोगों में ध्यान से देखना कि पहले x लोग थे,
8 गए और 5 आए, तो 3 लोग यहां के भी मिले हुए हैं। क्या ये x+3 है, x-3 है? x-3। देखो टोटल अगर x थे, 8 गए और 5 आए, तो अभी कितने लोग हैं? x-3 लोग हैं, और ये x-3 तुम्हारा 200 के बराबर है। ओरिजिनली कितने लोग थे? 203 लोग थे। Look at this question now. The average of 27 नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर का एवरेज x है, उसको हमने ऐड किया है, तो एवरेज सारे नंबर्स का 1 से बढ़ जाएगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान से, आप पहले देखो 27 का 8 से रेशियो निकाल सकते हैं क्या? सिंपल होगा नहीं, एक्चुअली कटेगा ही नहीं कुछ, 27 और 8 ही रखना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। आपने कहा 27 का एवरेज कितना है? 41.25 है, और ये जो 8 आ रहे हैं ये x लेकर आ रहे हैं, और एवरेज 1 से बढ़ रहा है। तो आप जरा एक बात बताओ मुझे, आप कहोगे अगर ये x की वैल्यू 41.25 होती तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? आप कहते नहीं आता। लेकिन ये इतना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अभी आप कहोगे कि कितने लोग बढ़ गए? 35 लोग हो गए, और एवरेज 1 से बढ़ाना है आपको, एवरेज 1 से बढ़ाना है, तो आप कहोगे कि अभी ग्रुप में टोटल 35 एक्स्ट्रा होना चाहिए। पर ये 35 अकेले किसी एक को नहीं लाना है, 8 लोगों को मिलकर लेके आना है, बस। ठीक है। Somebody is asking, are you angry today? What do you mean by this? Are you missing it? Right? I can give you that if you want. ये वैल्यू किसके बराबर है? ये 36 माइनस 1/8 है। 36 माइनस 1/8 क्या होगा? 36 नहीं कहना चाहिए, 32 प्लस 3/8 है। 32 हो गया आपका 4, 3/8 हो गया 0.375। जोड़ दो, अगर जोड़ेंगे तो 41 और 4 बनेगा 45.625। सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें 3 बैचेस हैं XYZ। सर्टेन एग्जामिनेशन हुआ जिसमें एवरेज मार्क जो ऑब्टेन हुए बैच के द्वारा वो था 62, 60, 50। एवरेज मार्क x और y का 69, y और z का रेशियो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, एवरेज स्कोर तीनों का निकालना है। देखो ये सवाल हमने ऐसा ही किया हुआ है, XY का जो एवरेज दिया हुआ है ना, ऐसे इनको यूज करो और रेशियो निकालो। तो आप कहोगे 72, 60, 69, रेशियो निकालोगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 3:1 आ गया। x का y से रेशियो 3:1 आ गया, और y का z से रेशियो तुम्हें ऑलरेडी दिया है 6:7। इन दोनों को कंबाइन करो, तो इसको 6 बनाना है अगर तुम्हें, तो क्या करोगे तुम? यहाँ 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। रेशियो कितना बन गया? 18:6:7। ये XYZ का रेशियो हो गया। अब देखो यहाँ पर 18:6:7 ऑलरेडी है, और आप ये कह रहे हो कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? 72, 60 और 50, और आपको इनका एवरेज निकाल लेना, रेशियो दिया हुआ है। सो एज्यूम एनीथिंग टू बी योर एवरेज, जो मर्जी मान लो, आप ऑप्शन देख के लगा सकते हो। मैं कहूँगा चलो मैं 60 अपना एवरेज मान लेता हूँ। अगर मैं 60 को एवरेज मानता हूँ तो ये कितना डेविएशन देगा मुझे? बोलो कितना डेविएशन देगा? 12। 12 इंटू 18 करोगे, 12 इंटू 18 कितना होता है? 216 होता है। सो 12 का डेविएशन 60 के रेस्पेक्ट में, 12 का डेविएशन 18, 216। और देखो 60 के रेस्पेक्ट में ये कितना डेविएशन दे रहा है? -10, और -10 कितने लोग हैं? 7 लोग, 70 बटे 18, 6, 24 और 7, 31। सो ये हो गया 60 प्लस, इसको माइनस करो, 146 बटे 31, राइट। सो क्लियरली योर आंसर इज 64 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 31 चौका आपका कितना होगा? 124, और 124 के बाद भी आपके पास बचेगा 22 बचेगा, तो 7 बार और जाएगा लगभग। 64.7 इज अप्रॉक्सीमेट आंसर। 64 में एक ही वैल्यू है, वही होगा।
ऑलराइट, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता इज 30। रीता रिप्लेस करती है सीता को अगर, तो एवरेज एज क्या हो जाता है? 28 साल हो जाता है। लेकिन अगर रीता गीता को रिप्लेस करती तो एवरेज एज 32 होता। आपको बताना है रेस्पेक्टिव एजेस क्या हैं सीता, गीता और रीता के। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द केस इज। आपको दिया हुआ है सीता प्लस गीता का जो एवरेज एज है वो 30 है, तो ये सम कितना हो गया? 60 हो गया। अब कह रहा है रीता अगर सीता को रिप्लेस कर दे, तो यहां अगर मैं रीता प्लस गीता निकालूंगा एवरेज 28 हो गया, तो ये 56 के बराबर है। रीता ने सीता को अगर रिप्लेस किया तो एवरेज 28 हो गया। अगर रीता गीता को रिप्लेस करे, सीता बनी रहेगी, रीता ने गीता को रिप्लेस कर दिया, तो ये एवरेज 32 हो गया। तो 32 दूना कितना हो गया? 64 हो गया। हमें अलग अलग एज निकालना है, आप इसको जोड़ दो। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस सीता आ जाएगी, इसमें ट्वाइस ही आपकी गीता आ जाएगी, ट्वाइस ही आपकी रीता आ जाएगी। और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये वैल्यू आप जोड़ लो, 120 180 आ गया। सो अगर मैं निकालता हूं s प्लस जी प्लस आर, तो ये वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 90 के बराबर हो गया। और अगर ये वैल्यू मेरा 90 के बराबर हो गया तो मैं अलग अलग सब निकाल सकता हूं। पहली बात देखो, सम कहाँ कहाँ 90 है। आप कहोगे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है 90 से, ये नहीं होगा। 4 4 8 ये भी नहीं होगा, 90 से बहुत ज़्यादा है। इन दोनों में 90 है। 34 और 26 कितना है? 60 और 30 90। 34 और 26 60 30 90। हाँ, यहाँ पॉसिबल है। तो अब आप कहोगे कि देखो क्या करते हैं, जी प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 56। अगर यहाँ 56 रखोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी कितना? 34। एस 34 आ गया। एस 34 आते ही आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। बिकॉज दो तो एलिमिनेट कर दिया ना हमने। एस 34 आ गया, आपका आंसर आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। एवरेज एज ऑफ 13 नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट 3, नेक्स्ट 7, 11 12 13। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 11 एंड 13 नंबर? करते हैं। सो 13 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 43 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है कि 43 इसका एवरेज है। पहले 3 का एवरेज आपको बोला है कि 37 है, तो मैंने पहले 3 का एवरेज बोल दिया 37 है। नेक्स्ट 7 नंबर्स का एवरेज कितना है? 47 है। तो अगले 7 नंबर का एवरेज कितना है? 47 है। फिर 3 नंबर बच गए ना आपका, 10th 11th और 12th। ये 3 नंबर बच गए। इनके बारे में कुछ बोला है। 11th नंबर इज नहीं कितने नंबर है? सॉरी 13 नंबर दिया हुआ है ना। फर्स्ट 3 एंड नेक्स्ट 7, 10 हो गए। 10 हो गए तो 11 12 13 बनेगा यहाँ पर। 11th 12th एंड 13th। ठीक है, ऐसे लिखो। फिर दिया हुआ 11वां नंबर 3 गुना है 12वें नंबर से। सो अगर ये x है तो ये 3x है। 11वां नंबर 3 गुना है 12वें नंबर से, और 12वां नंबर एक ज्यादा है 13वें नंबर से। तो 13वां नंबर कितना है? x-1 है। अगर मुझसे 11वें और 13वें नंबर का एवरेज पूछा जाएगा तो मैं निकाल सकता हूं ना। ठीक है, देखिए जिनका मन नहीं लग रहा है वो क्लास से जा सकते हैं। ठीक है, और जिनका मन लग रहा है वो रुके। 3 मिनट क्लास ओवर हुई है, जान निकली जा रही है लोगों की। 10:33 नहीं हुए अभी, 9:33 हुआ है। 2 दिन छुट्टी है कल परसों, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो कि नहीं? तो ये 12वें नंबर का 3 गुना ये हो गया आपका, और ये 13वां नंबर क्या है? 13वां नंबर से एक ज्यादा है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, इस सिनेरियो में हमें करना क्या है? हमें 11वें और 13वें नंबर का एवरेज निकालना है। इनका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। अगर ओवरऑल एवरेज 43 है तो नेट डेविएशन सारे 13 नंबर का 0 होना चाहिए। सो आपने कहा ये मुझे कितना डेविएशन दे रहा है? -6, और -6 इंटू 3 कितना हो गया? -18। 47 जो है ये +4 का डेविएशन देगा। +4 इंटू 7 कितना हो गया? +28। सो इन दोनों को मिला के मुझे कितना डेविएशन मिल रहा है? +10 मिल रहा है, +10 का डेविएशन। ठीक है, अब +10 का डेविएशन अगर मुझे मिल रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, यहां ये तीनों मिला के मुझे -10 का डेविएशन दें। किसके रेस्पेक्ट में? एवरेज के। एवरेज कितना है? 43 इंटू 3। अगर ये तीनों नंबर 43 इंटू 3 लेके रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। एवरेज मतलब हमें कोई डेविएशन ले ही नहीं रहे थे हम, लेकिन मुझे यहां से -10 देना है, इसलिए मैंने इसको 43 इंटू 3 रखा, -10 रखा। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। 3 1 4 1 5, 5x - 1 कितना हो गया आपका? मल्टीप्लाई करो, 119।
5x कितना हो गया तुम्हारा 120, x कितना हो गया तुम्हारा 24, x 24 आ गया। अब तुमसे पूछा क्या था इसका एवरेज, तो ये मिलेगा 4x माइनस 1/2, इट विल बी 2x माइनस 1/2। x की वैल्यू 24 रखो तो 48 माइनस 1/2 कितना हो गया 47.5। बी ऑप्शन। इस पैटर्न में बहुत सारे सवाल आए पिछले साल, तो इसमें एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़रूरी है कि अच्छी एफिशिएंसी हो। ठीक है, पढ़िए सवाल। एक क्लास है जिसमें 78 स्टूडेंट हैं, 33.33% आपके गर्ल्स हैं और रिमेनिंग क्या हैं बॉयज़ हैं। एवरेज मार्क्स जो बॉयज़ के हैं वो 77 है और एवरेज मार्क्स जो होल क्लास के हैं वो 65 है। तो आपको बताना है कि एवरेज मार्क्स गर्ल्स के कितने होंगे। ठीक है, सो आपको रेशियो पता है, रेशियो पता है कि 1/3 अगर गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज होंगे 2/3, तो 1:3 हो गया, 1:2 हो गया गर्ल्स का बॉयज से रेशियो। अब बॉयज का एवरेज मार्क कितना दिया आपको 77 दिया हुआ है, होल क्लास भी पता हुआ है मुझे इसका एवरेज पता नहीं, तो आप अभी x मान लो। आप कहोगे x प्लस 154/3 ये किसके बराबर है 65 के बराबर है। सो x प्लस 154 आपका कितना हो गया 195 हो गया। x की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो 43 और 53 क्या गड़बड़ी हुई, व्हाट द मिस्टेक 1 2 154 3 195 154 था ना, हाँ 154 आएगा तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितना 41, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए राइट घर जाइए। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो यू हैव रेगुलर ऑफ, सैटरडे संडे क्लासेस आपकी नहीं होंगी, सो दैट यू गेट सम टाइम टू रिवाइज। जो भी वीक में चीज़ें क्लियर नहीं हुई उन वीडियोस को देखिए, क्लियर करिए, क्लास के साथ रहिए। इस हफ्ते का देखिए मैसेज ये है, मैसेज देखिए ये है, 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं मीठा नहीं बोलता हूँ, मैं मीठा नहीं बोलता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आपको मैं कंफर्ट में रखूं और एग्जाम में आपको डिस्कंफर्ट हो। सो इफ यू वांट टू वर्क विद मी एंड you actually want to improve, you need to come with being open minded, right? Be with the class, that's very important. If you're coming to the live class, be with the class. पिछली क्लासेस को रिवाइज करिए, वीकेंड में जब टाइम मिल रहा है तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो। मैं कोई भी ऐसी चीज क्लास में नहीं बताता हूं जो मैंने पढ़ाई ना हो, समझ रहे हो आप? कॉन्सेप्ट बताता हूं, डेविएशन क्या होता है, कैसे एक आदमी आता है तो एवरेज पे चेंज होता है, पर आप उसको मास्टर नहीं करते हो, आप उन छोटी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हो। मैंने देखा है चीज़ लोगों को कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं पढ़ा के आता हूं कि ये इतना लाएगा तो एवरेज नहीं बदलेगा, उसको आप भले ही 4 घंटे देके समझो, पर एक बार अगर आप समझ लोगे ना तो आपको इतने सारे सवालों में दिक्कत नहीं होगी। बट आप उस बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझते हो और आपको लगता है चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू टू लर्न, जस्ट डू नॉट फोकस टू मच ऑन एग्जाम में कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हो जाएगा। यू आर एट वेरी सेफ प्लेस, आई टेल यू। व्हाट आई विल मेक यू लर्न, राइट, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, ओके, बिकॉज आई वर्क ऑन 2 एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट आपका होता है कि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर हो, अनमैचेबल हो, आप कुछ ऐसा सोच पाएं जो बाकी लोग नहीं सोच पाते हैं, आप कुछ ऐसा देख पाएं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो उसमें तकलीफ भी होगी और प्रयास भी करना पड़ेगा, तकलीफ भी होगी, प्रयास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वीकेंड में टाइम मिले तो वो समय होता है जब आप अपने आप को रीग्रुप करें, रिवाइज करें, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको वीडियो को 2-3 बार देख के पक्का करो, क्योंकि मैथ की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप इसको समय देके पढ़ें, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, टाइम देना पड़ेगा। टाइम जा रहा है 2, ओके। I want to perfect 250 in maths. Do not think about perfect score, imperfect score. The only way to score is to learn. And after learning, then practice in mocks.
अरविंद कह रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। अरविंद देखिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंटेंट की बात करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाता हूँ कंपैरेटिवली। इफ यू लुक एट इन द मार्केट, आई डोंट नो, मैं अपनी टीम से ही पूछ रहा था कि बाकी जगह कितने कितने सवाल होते हैं, तो उन्होंने जो नंबर्स मुझे बताए वो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली जितना हम लोग क्लास में करते हैं क्वेश्चंस, राइट। सो वी सॉल्व मोर क्वेश्चंस, इफ वी सॉल्व मोर क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। जब हम वो n वाला सवाल कर रहे थे, ये वाला सवाल, जहां मुझे रुकना होगा वहां मैं बहुत देर तक रुकता हूं। घर जाके एक बार नोट करना मैंने इस सवाल में कितना टाइम दिया तुमको। 3 तरीके बताए यार, देख रहे हो आप। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जहां जरूरत होगी, जैसे एक ही तरह के सवाल मैं 10 बार करा चुका हूं, अब मैं अगर उसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैं स्पीड लूंगा ना, उसको भी मैं फिर से पहली बार की तरह समझाऊं तो क्या मतलब हो गया तुम्हारा। लेकिन जब भी मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा जो पहले कवर नहीं हुआ है, आई गो वेरी स्लो एंड वी नीड सर्टेन स्पीड ना। अगर हम स्पीड नहीं कैरी आउट करेंगे तो फिर कैसे? एवरेज को हम 20 दिन थोड़ा ना पढ़ाएंगे। अगली एक क्लास लूंगा, 40 सवाल और हैं, एक दिन में करा दूंगा, खत्म हो गया एवरेज, नए टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके, सो स्पीड मेरी वैसे ही काफ़ी स्लो है मुझे लगता है, ठीक है। तो जहां ज़रूरत होगी मैं खुद ही स्लो हो जाऊंगा, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल वही सवाल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं तो स्पीड तेज होगी, और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलती है, आप उससे सपोर्ट करिए अपने आप को। अगर कभी आपको नीड लगती है कि कोई सवाल स्किप हो गया, देखो 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं 1.5 घंटे, मैं समझता हूँ इस चीज को। सो आपसे 2 सवाल मान लिया स्किप हो गए, दिमाग कहीं और चला गया, सो लेटर ऑन यू कैन सी समबडी सेइंग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराते चलिए सर जी। तो मैं क्या करा रहा हूं अभी? देखिए लुक अंडरस्टैंड, टाइप वाइज पढ़ाई मैं नहीं कराऊंगा, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। टाइप वाइज लर्निंग जो होती है ना, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आप मेमोरी बनाते हो क्वेश्चन टाइप्स की, और वो बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि फिर जब नए सवाल आएंगे तो आपको टाइप वाली कैटेगरी नहीं मिलेगी कि ये टाइप 2 कहां है, ये टाइप 3 का सवाल है, ये टाइप 10 का सवाल है। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कि टाइप वाइज लर्निंग घातक है थोड़ी। टाइप जो डिफाइंड है वो नोन क्वेश्चन का डिफाइंड है, जो क्वेश्चन अननोन है उसका टाइप क्या है, नहीं है। सो आई विल डू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आई विल फर्स्ट डिस्कस थियरी, देन आई विल डिस्कस क्वेश्चन, दिस इज द वे आई टीच। मुझे तुम्हें रटाना थोड़े ना है यार, तुम्हें सिखाना है। तो इतना टेंशन मत लो कि टाइप वाइज कॉन्सेप्ट फिर सवाल, कॉन्सेप्ट फिर सवाल, वो रटने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। हाँ जी, हम सीख रहे हैं तो क्या टेंशन है। और कर हम सबसे ज्यादा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग मोर देन एनी क्लास, यू जस्ट फाइंड इट आउट प्लीज। दोस्त तुम्हारे पढ़ रहे होंगे, पूछना। तो कंटेंट आपको बहुत मिलेगा यहाँ, इस कंटेंट की प्रैक्टिस खूब करो। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें, तो उनको आप घर पे जाके फिर से करो, ताकि क्लास का पेस भी बना रहे। मैं क्लास में कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि सबको समझ में आए, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि कुछ लोग शायद नहीं समझ पाते होंगे, तो प्लीज़ रिवाइज करो, घर जाके फिर से पढ़ो। क्लियर? प्रैक्टिस कहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करिए। Practice is all about questions. Wherever you get question, practice, but do not do too much unnecessary questions. Solve relevant questions. So ये करो, previous year questions करो, इसके अलावा भी कुछ नहीं करना है आपको। कुछ लोग करें मेरा बेसिक लेवल बेसिक से भी कम है तो उस हिसाब से पढ़ाना। देखिए हिसाब कोई नहीं है ना, समझिए सौरभ बाबू, आप मुझे बात बताओ या नहीं बताओ, अगर मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा, बिकॉज मेरा तरीका डिफरेंट है। मुझे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना पड़ता है ठीक से, वरना आप क्वेश्चंस में उनको अप्लाई नहीं कर सकते हो जैसे मैं कराता हूँ। तो तुम्हारा काम है जो सब पढ़ा रहा हूँ उसको सीखो, ठीक है। कैलकुलेशन स्किल्स लाइक अप्रॉक्स यू शुड टुडे। देखिए पहली बात तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पेन मत लो।
neither calculation is a chapter will ever solve your problem. Calculation is a chapter, it just sets wrong expectations. जैसे मैं कहूँ चलो मैं तुम्हें कैलकुलेशन की क्लास करा रहा हूँ, तुमको लगेगा कि 4 दिन कैलकुलेशन की क्लास करेंगे और कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, कभी नहीं होगी. What you need to do is, whenever I am doing something, let's say I am approximating, just see what I am doing. Then I will teach you percentage. When I will teach you percentage, आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी कैलकुलेशन के लिए, राइट? जब मैं एवरेज का डीआई में एप्लीकेशन दिखाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. तो अभी जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे, आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे हथियार मिलते जाएंगे, और मैं उन हथियारों का लगातार इस्तेमाल करता रहूंगा जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको. तो आपकी कैलकुलेशन क्वेश्चंस के थ्रू ही इंप्रूव होगी. आई कैन नॉट गिव यू अ चैप्टर ऑफ कैलकुलेशन. कुछ वीडियो कैलकुलेशन के थे, वो उठा के मैंने यूट्यूब पे डाल दिए, वहां से आप देख लो. बट अगेन उस पर अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो वो भी इंप्रूवमेंट करेगा नहीं कुछ. सो बेहतर है जब मैं अप्रॉक्सीमेट करूंगा या मैं जब सवाल करूंगा, देन मैं आपको एंड तक लेकर जाता हूं. आपने अगर देखा हो, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हाउ डू आई गेट दिस आंसर. नॉट लाइक कैसे कर लेना हो जाएगा. नो, हाउ डू आई गेट दैट आंसर 64.7, हाउ डू आई गेट दैट आंसर 32.2. सो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि ये बच्चों को पता चले. तो वहाँ मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. जस्ट कीप सीइंग इट, कीप नोटिसिंग इट, कीप नोटिसिंग इट. थ्रू आउट द कोर्स वी विल डू सो मेनी क्वेश्चंस, विल डू सो मेनी थिंग्स. योर कैलकुलेशन विल बिकम बेटर. समझ दो, डे 1 में ये एस्पायर मत करो कि तुम्हारी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी, हो जाएगी. ऑलराइट, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का नोट्स बनाना चाहिए. देखिए, नोट मेकिंग इज ए वेरी गुड हैबिट. ओके, वेरी गुड हैबिट. इफ यू कैन मेक इट, मेक इट. इफ नॉट एवरी क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्राई टू फिगर आउट of 120 average questions, which 40-50 questions I want to revise. Make notes of those questions. Yes. Okay. Because the moment, look what I want you all to do. If you have watched average ka video, make your notes so that you need not to watch the video again. Okay. Kailash is suggesting no, it's time waste. ऐसा नहीं होता है कैलाश बाबू. Whatever you are doing today, think about 30 days later, 40 days later. If you need to reference of that question, what you'll do? You'll come to the question again. The best thing is that you have class notes available, uploaded. So just see what should go into your copy. Copy is important. Again, I am saying not every question, at least select 25 to 30% question in each topic that you note down. Not a problem. So notes बनाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. ठीक है, हाँ जी, चलो घर जाओ. थैंक यू. मंडे को मिलेंगे शाम को 8 बजे. रिवाइज करके आना. एक क्लास एवरेज की और लूंगा बस, उसके बाद एवरेज खत्म. 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन एक ही क्लास में करेंगे. ठीक है, चलो.